हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी हिस्ट्री स्क्रीनिंग एग्जाम। ठीक है, तो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम जो आपका नेक्स्ट पड़ाव है, एक पड़ाव आपने पार कर लिया, एस्टेट आपने क्लियर किया, उसके बाद सेकंड और अंतिम पड़ाव रहेगा आपका स्क्रीनिंग एग्जाम। ठीक है, तो आपको जॉब करनी है, आपको एक अच्छा भावी टीचर बनना है हिस्ट्री का, तो उसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से अब आगे तैयारी करनी होगी। एस्टेट पास हो गया क्योंकि वो सिर्फ 90 मार्क्स आपको लेने थे। उसके बाद इसमें कोई 90 मार्क्स लेने नहीं, सबसे हाईएस्ट नंबर जिसके होंगे उसी को क्या करना है, उसी को आप मतलब एक सिलेक्शन मिलेगा, उसी को टीचिंग टीचर मिलेगा, टीचर की उपाधि मिलेगी, टीचर बनेगा वो। बट आपको क्या करना है, इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और जितना हो सके पूरा आपको एक जीरो से लेके एंड तक पूरा अच्छे से कवर करना है। तो जो हमारा एग्जाम होता है स्क्रीनिंग का, वो कितने मार्क्स का होता है? 90 का। ठीक है, आपको पता है स्क्रीनिंग क्या होता है? जब हम हरियाणा में टीचर बनेंगे तो हमें एक पेपर पास करना होता है, एचटेट। ठीक है, एचटेट पास होने के बाद दूसरा जो हमारा पेपर होगा वो होगा स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग के बाद जिसमें बेस्ट होगा, जो सबसे ऊपर कट ऑफ लिस्ट लगेगी, सबसे ऊपर जाएगा, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको टीचर बनाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका जो एचटेट हो चुका, उसके बाद सेकेंड पेपर आपका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग मतलब छटनी, आपको सिलेक्टेड बच्चे को अब निकाले जाएंगे यहाँ पे। तो कौन सिलेक्टेड है वो आपको पता होगा, आपकी तैयारी से, आपकी चीजों से, वो सब। ठीक है, तो 90 नंबर का पेपर होगा आपका, 90 मार्क्स का। इसमें से आपको 30 मार्क्स अपना सिलेबस, अपना जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है आपका, तो वो 30 मार्क्स का आएगा, ये आपको पता है। उसके बाद 25 या 22 मार्क्स के आपकी हरियाणा जीके आएगी। ठीक है, हरियाणा जीके आपकी आती है। उसके बाद बाकी बचे आपकी रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, वो सब आप करंट अफेयर है, सब एक मिक्सअप आएगा। तो जो आपका मेन पार्ट है वो क्या है? आपका अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री और दूसरा आपकी हरियाणा जी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीजों को आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़े, हिस्ट्री और हरियाणा जी की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का सिलेबस, और जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे कि कौन से, क्योंकि स्क्रीनिंग सिर्फ एक बार हुआ है और उसमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टाइप से आए हुए, कौन से पार्ट से ज्यादा आए हुए, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको माइंड में एक पैशन, एक जुनून होना चाहिए कि अब की बार स्क्रीनिंग हमें कर देनी है। तो ये आपका वैकेंसी है जो हिस्ट्री की, वो निकली हुई है, वो रीओपन भी होगी। काफी सारी वैकेंसी है जो हिस्ट्री की निकली हुई है, अभी वो रीओपन हो जाएंगी शायद जनवरी के आसपास, और उसके बाद फिर आपका एग्जाम होगा। तो आप ये मत देखो वो कब ओपन होगी, कब आपका एग्जाम होगा, ये देखो कि आपको तैयारी करनी है। और उसके बाद कितनी भसड़ हो जाती है आपके दिमाग में जब एग्जाम की एकदम से डेट आती है, और एकदम से क्या होता है आपका कि हाँ अब फॉर्म निकलते हैं, तो कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर आपको कितना अच्छे तरीके से पढ़ना हो, वो नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसलिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, जो भी आपके पास ऑथेंटिक सी चीजें हैं, जो भी आपके पास कोर्स है, उनको फिर से अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम हिस्ट्री, और इसको हम क्रैक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे तो वो देख लीजिए। इस सिलेबस को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, 30 में से 28 मार्क्स कहीं नहीं जाते। लास्ट जो स्क्रीनिंग है उसमें से तो आप 30 में से 30 ही नंबर ले सकते हो, इतना अच्छा पेपर आया हुआ। बट हमें ये लाइटली नहीं लेना है, इसी तरह का पेपर आएगा। अभी हमें लेना है कि क्या पता किस तरह का, किस लेवल का, कौन से टॉपिक से पेपर आ जाए, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि जिस टॉपिक से आया तो उसी से आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्टों में एक सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, प्राचीन है, एंशियंट हिस्ट्री है, मध्यकालीन है, ठीक है, मध्यकालीन, और उसके बाद आपका आधुनिक भारत है, ये है। और उसके बाद इसी के बीच में हम, आपको पता है, दक्षिण भारत, साउथ हिस्ट्री पढ़ते हैं, दक्षिण भारत। और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो प्लस करते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसके प्लस में करते हैं +1 और +2 की एनसीईआरटी। ठीक है, ये वाला, ये ओवरऑल आपका सिलेबस है। इसको बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टम वे से, एक अच्छे तरीके से आप करोगे, बहुत अच्छे से मतलब स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमें एंशियंट हिस्ट्री को, प्राचीन भारत को 20 दिन में कवर करना है। ठीक है, इसको आपको कितने दिन में, 30 दिन में कवर करना है, या फिर इसको 20 दिन में कवर करना, एक सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, अगर आप पहले पढ़ चुके हो पूरा अच्छे से तो 10 डेज ऐसे कर लीजिए। उसके बाद ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, और एनसीईआरटी को भी आपसे 5 से 7 दिन में इसको कवर करनी है, एक बुक को, फिर 5 से 7 दूसरे। फिर इनका रिवीजन कैसे करना है, आपके एस्टेट के जितने भी पुराने एग्जाम है,
जितने भी पुराने पेपर है आपके स्टेट के वो सारे आपको रिवाइज करने हैं। मेवात है पीजीटी, या फिर केवीएस है पीजीटी, डीएसबी पीजीटी, यूपी टेट है, उन सबके पीजीटी एग्जाम उठाइए क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं। और आप नेट के जो एग्जाम है वो भी मत छोड़ना, नेट के जो पुराने पेपर है वो भी कवर करना क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आते हैं। तो नेट वाले पेपर से भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। जब आप ये कहते हैं ना मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस ये है आपकी, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है। जितने भी पुराने पीजी पेपर हैं उन सबको उठा लीजिए ये, ठीक है। तो ये आपका जो स्क्रीनिंग की एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी होगी। सिलेबस क्या करें वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत को शुरू करेंगे। प्राचीन भारत, ओके। इसमें क्या था, सबसे जो पहला इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री चाहे आप कोई भी करते हो, ये हिस्ट्री नहीं है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट करते हो, चाहे आपका पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, साइंस है, कोई भी करते हो, तो इंट्रोडक्शन तो आपको करना ही होता है कि कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे इतिहास बनेगा, किसने स्टार्टिंग की, किसने बुक लिखी, हेरोडोटस कौन था, वो सारी चीजें आप कवर करोगे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है मानव की उत्पत्ति। यहां से क्वेश्चन एस्टेट एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है, हम ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आपका इंडस वैली से स्टार्ट करते हैं, इंडस सिविलाइजेशन से, ठीक है। बट इससे पहले जो टॉपिक है ये भी बहुत अच्छे से कवर करनी होती है, 3 से 4 क्वेश्चन यही से क्लियर हो जाते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री है, मानव की उत्पत्ति की, मानव का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, सबसे पहले कंकाल कहाँ मिले, वो सारे रिलेटेड, मानव जो पृथ्वी है वो मतलब उसकी जो उत्पत्ति है कब होती है, ये सारी चीजें हमें सिस्टमैटिक तरीके से पढ़नी है, ठीक है। होमोनिड क्या आता है, होमोडाइड क्या होता है, ये सारे मानव, होमोसेपियंस क्या होता है, वो चीजें हमें पढ़नी होती है। ये वाला जो टॉपिक है वो 11th की एनसीईआरटी में भी फर्स्ट 2 टॉपिक है, ये 11th की एनसीईआरटी में भी है और एक सिलेबस में भी अच्छे से मेंशन होता है मानव उत्पत्ति, ठीक है। कहीं भी कोई भी चीजें आपको एक बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, कहीं भी एक बुक में नहीं मिलेगी। या तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से 2-3 बुक लेनी होगी, या कोई एक अच्छा सा आपको कोर्स लेना होगा जो सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ना होगा। बच्चे पूछते मैम बुक बता दी, किसी एक बुक को हम कैसे बताएं बच्चा, क्योंकि एक बुक में सारी चीजें नहीं मिलती। स्टोन एज, स्टोन एज पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल आपको भी पता है, इसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन से काल में हमें मतलब पशुओं को पालना शुरू किया गया, कौन से काल में खेती शुरू हुई, कब क्रांति का काल हुआ, नवपाषाण काल में क्या खास चीजें, पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो ठीक है। बागौर, महाराष्ट्र, इन सब चीजों के बारे में डिटेल हमसे पूछी जाती है, तो वो हम पाषाण काल में पढ़ते हैं। मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रही, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक इसके बाद पढ़ा जाएगा। पहले इंट्रोडक्शन होगा, मानव की उत्पत्ति होगी। जब मानव उत्पत्ति होगा तो वो कुछ तो चाहिए उसे, कुछ खाने के, कुछ रहने के लिए, तो वो पत्थरों का यूज करेगा। माइंड का कभी कम यूज हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे माइंड शार्प हो रहा है। माइंड शार्प होने के बाद वो तांबा प्लस पाषाण दोनों को यूज करके ताम्र पाषाण संस्कृति या ताम्र युग आएगा फिर उसका, ठीक है। पहले पत्थरों का यूज करेगा, पत्थर से जो चीजें उसको अच्छे से मैनेज करनी आ जाएगी तो दोनों चीजों का यूज करेगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जोरवे संस्कृति क्या होती है, आहार संस्कृति क्या होती है, तो ये आपके ताम्र पाषाण काल से आते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली, इस टॉपिक के क्वेश्चनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। कौन सा सिंधु घाटी का, कौन सा ताम्र पाषाण का। अब जब इस टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप कैसे कर पाओगे। इंडस वैली, इंडस वैली बोल सकते हैं इसको, सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है। या फिर इसको बोल देंगे आप अर्ध ऐतिहासिक काल घटना है, नगरीय क्रांति है, तो वो सारी चीजें सिंधु घाटी की सभ्यता में, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्क्रीनिंग एग्जाम में 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि जो है सिंधु घाटी टाइम में या आपके इंडस वैली में जो घर बने हुए थे वो किस चीज के बने हुए थे, पत्थर, ईंट या फिर लकड़ी। तो ये वाले घर के बारे में पूछा हुआ था। तो आपको भी पता है हम जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो ईंटों के घर बने हुए, पकी हुई ईंटें मिली है, ईंटों पर ये लिखा हुआ, अलंकृत ईंटें मिली हैं, कच्ची ईंटें मिली है, तो ईंटें हमें पढ़ते हैं तो ईंटों के घर मिले। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी बंदरगाह है, निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह है, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो आपको भी पता है जो डकयार्ड है या बंदरगाह है वो लोथल थी, तो लोथल बंदरगाह। तो ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग में पूछे हुए हैं 2 इससे, ठीक है। उसके बाद वैदिक पीरियड, वैदिक काल को हम पढ़ते हैं, वैदिक काल, वैदिक काल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका। और इसमें आप क्या पढ़ोगे कि एक ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं और एक उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है ना, ऋग्वैदिक काल, इसमें जो चीजें हैं, ऋग्वेद की स्थापना होती है, ऋग्वेद लिखा जाता है। उसके बाद बाकी जो वेद है इसमें है, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
और यहाँ पे धीरे धीरे जो लिखी गई उपनिषद है, आर्णक है, ब्राह्मण है, ये सारी चीजें हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में बाद में बुराइयां आनी शुरू हो जाती है, और बुराइयां आने के बाद कहीं ना कहीं कहते हैं जब काली का युग, यहाँ पे लोहे का आविष्कार होता है, कली का युग जिसे बोलते हैं, तो धीरे धीरे जहां बुराइयां होती है वहां कुछ अच्छे भी होते हैं, नए धर्म आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, तो फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म आएगा, ठीक है। जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, उसके बाद हमारा वैष्णव और शैव। ये सिर्फ आपका सिलेबस है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। शैव धर्म, जैनिज्म बुद्धिज्म सभी पढ़ते हैं, पर शैव और वैष्णव धर्म छोड़ दिया जाता है, बट ये भी हमें टॉपिक कवर करना होता है। महाजनपद, महाजनपद ये क्वेश्चन भी इसमें से 16 महाजनपद पढ़ेंगे, उन 16 महाजनपद में से आपसे पूछ लेते हैं महाजनपद और उसकी कैपिटल आपसे पूछी जाती है, ठीक है। चाहे पंचाल है, कौशल है, आपका मगध है, वो सारे आपको याद करने होते हैं। अभी एसटेट में भी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो ये 16 महाजनपद और साथ में उनकी राजधानी आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद उन 16 महाजनपदों में से एक मगध साम्राज्य भी था जो एक उभर के सामने आया। इन 16 में से एक मगध ही सबसे शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आया था। तो ये मगध है ना, जो इस मगध को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है, मगध को। तो ये मगध पढ़ना है हमें। तो आपको पता है मगध में पहला वंश हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और नंद वंश को समाप्त करके नेक्स्ट वंश आएगा आपका मौर्य वंश, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करेगा और मौर्य वंश की नींव रखेगा। तो फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से आप मौर्य वंश पढ़ेंगे, चाहे आपका चंद्रगुप्त है, आपका बिंदुसार है, अशोक है, वो सारे हम एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर मुगल। लेटर मुगल में कौन रहेंगे? आपके वो आक्रमणकारी जो भारत में रहकर ही भारत पर अटैक करते हैं, और एक वो जो बाहर से आके भारत पर अटैक करते हैं। चाहे आपका कुषाण है, हिंदीवन है, शक है, पहलव है, कुषाण है, सातवाहन है, सुंग वंश, वो सारे हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है लेटर मुगल में से। स्क्रीनिंग में 2 क्वेश्चन पूछे हुए। पहला क्वेश्चन पूछा था जूनागढ़ झील या जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है? नोट झील, जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है? तो ये हम बहुत बार पढ़ते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख है वो रुद्र दामन से रिलेटेड है, और जो संस्कृत में लिखा जाने वाला बहुत बड़ा ये अभिलेख है, और किस किस के नाम है, किस किस ने झील का निर्माण करवाया, किस किस पर नाम अंकित है, सौराष्ट्र झील, तो वो सारे जूनागढ़ अभिलेख में है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी में से कनिष्क कौन से धर्म से बिलोंग करता है? तो कनिष्क आपको पता पहले शैव धर्म को मानता था, और बाद में उसने बौद्ध धर्म को, अशोक के बाद एक पहला शासक था जिसने बौद्ध धर्म को इतने सिस्टमैटिक तरीके से इतने बड़े लेवल पर फैलाया था, तो वो कनिष्क था। तो एक ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग में पूछा हुआ था। तो यहाँ पे आपके लेटर मुगल से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जब आपका हो जाता है, आपका मौर्य होगा, मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये हमने महाजनपद पढ़ा, मगध पढ़ा, मौर्य पढ़ा, और उसके बाद मौर्य प्रशासन भी हमें पढ़ना होता है। मौर्य प्रशासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मौर्य काल पढ़ रहे हो तो प्रशासन फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्रशासन को जरूर पढ़ेंगे कि कौन किस मेंबर को कौन सा पद मिला, कौन क्या करता था, कौन क्या नहीं करता, मतलब सड़क बनाने वालों को क्या कहा गया, ठीक है, जो टैक्स लेने वालों को क्या कहा जाता था, ठीक है, और वनों की देखरेख करने वालों को क्या कहा जाता था, वो सारे एक हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रशासन में होते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गुप्ता डायनेस्टी, गुप्तास डायनेस्टी, गुप्त काल, गुप्त युग, ये वाला टॉपिक है। ये भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है। गुप्त काल को हम पढ़ेंगे, उसमें सारे आपके पढ़े जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे मेन माना जाता है, जिसके काल में नवरत्न होते हैं। तो सारे जितने भी राजा इसमें पढ़े जाएंगे। उसके बाद जब गुप्त काल का अंत हो जाता है, उसके बाद आता है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, ठीक है, वर्धन वंश या पुष्यभूति। तो ये आपका किसका टॉपिक है? एंशिएंट का भी है, और ये आपका हरियाणा जीके का भी है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जब वर्धन वंश या हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? सभी तरफ एक तरह से क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस फैल जाती है, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाता है पूरा उत्तर भारत। उस पूरे उत्तर भारत पे किसका शासक था, किसका वंश चल रहा था? हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? वो सारा एक अलग अलग एरिया में फैल जाता है। बंगाल में किसी का शासक है, जैसे पाल वंश हो जाएंगे, उड़ीसा है, सेन वंश, ये सब एक तरीके से फैल जाता है अलग अलग तरीके से। तो फिर उसको बोलते हैं उत्तर भारत के राजवंश। तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पे भी कराया हुआ है। तो ये वाली चीजें हम पढ़ते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाता है कि धर्मपाल कौन था, पाल वंश में कौन था, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती है। मिहिर भोज कौन था? तो ये हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो कहीं भी आपको लग रहा है
कोई भी टॉपिक है टफ है, ठीक है, उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, और अगर इजी है तो एक बार रिवीजन लेना है उसका। तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री था। नेक्स्ट चलते हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में सीधा आपका अरब अटैक होगा। अरब अटैक मोहम्मद बिन कासिम करते हैं। अरबी इन्वेंशन जो पहला रहेगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। यहां से आपकी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है, 712, और ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री, सॉरी मेडिवल। और उसके बाद आपका कौन रहेगा, किस किस का अटैक होगा, आपको भी पता है गजनवी आएगा, गोरी है, और ये गोरी जो है ना, गोरी तुर्क, ये तुर्क है, ये जो गोरी है ये अरबी है और ये तुर्क है। पूछा जाता है पहला अरबी कौन था, पहला तुर्क कौन था, जिसने स्थापना की वो तुर्क कौन था। और ये जो गोरी है, गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना साम्राज्य दे जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब अपना साम्राज्य दे जाएगा तो यहाँ पे स्थापना होगी दिल्ली सल्तनत की। सल्तनत में फिर हम एक सिस्टमैटिक तरीके से, आपको पता है ये पूरी दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं गुड़ खाओ तसले में। ये ट्रिक हमेशा बहुत इजी रहती है। गुड़ गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और ये रहेगा आपका मुगल वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, इनको क्या कैसे पढ़ोगे, क्या उपाधि ये लेते हैं, कौन कौन सी चीजें बनवाई जाती है इनके काल में, इस तरह से क्वेश्चन कि भाई ये किसके काल में बना, ये किसके काल में बना, ये मकबरा किसके काल में बना, ये शैली किसके काल में यूज हुई, तो वो आपको पढ़ना होता है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन क्या आया हुआ था, पहला क्वेश्चन गजनवी ने थानेश्वर पर अटैक कब किया, 1014 में। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्क्रीनिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद क्योंकि एक ही बार स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ है तो उसमें जितने क्वेश्चन है वो हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुगलक वंश से। तुगलक वंश से 2 क्वेश्चन है सीधे। तुगलक वंश में क्या पूछा, पहला क्वेश्चन टैक्स राजस्व की जो नीति है वो मध्यम रूप से किसने प्रयोग में की, मतलब मध्यम का मतलब होता है टैक्स को किसने बहुत स्ट्रिक्टली दिया, किसी ने छोड़ दिया। तो टैक्स को मध्यम रूप से, ना ज्यादा कठोर और ना ज्यादा सॉफ्ट तरीके से, वो किसने लिया था, तो टैक्स को जो वो लिया है वो किसने लिया है, तुगलक वंश में, तो वो आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। देखो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी बहुत स्ट्रिक्टली चीजों को बिहेवियर, अपना जो बिहेवियर है बहुत स्ट्रिक्ट रखता है सब चीजों को लेके। बट जो मध्यम क्रम की नीति है, मध्यम एक तरह से मिडल, ज्यादा मतलब फोर्स नहीं करना लोगों पर, उनको सिस्टमेटिक तरीके से चलाना, भी लॉस भी ना हो और ज्यादा टाइटनेस भी ना हो, तो वो चीजें हैं तुगलक काल में हुई थी, और वो गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था। जब टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको सभी को जिन्हें टॉपिक पढ़े अच्छे से कवर हो गए, गयासुद्दीन तुगलक, ये हो जाता ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तुगलक में पूछा गया था कि भाई इब्न बतूता किसके काल में आया था, या फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा चीनी राजदूत था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में चीनी राजदूत किसे भेजा गया या किसे बनाया गया था, तो वो इब्न बतूता था। और किसके काल में था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में था, और इसको चीन का राजदूत बनाया कर भेजा गया था चीन में, और इसने जो बुक लिखी थी वो रेहला बुक थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था स्क्रीनिंग एग्जाम में। यहां तक हो जाता है आपका। दिल्ली सल्तनत हम पूरी पढ़ेंगे। उसके बाद प्रांतीय राजवंश, जैसे हमने उत्तर भारत में पढ़े थे तो ऐसे हम एंशिएंट में, ऐसे मध्यकालीन भारत में प्रांतीय राजवंश पढ़ते हैं, जिसमें आपका उड़ीसा है, ठीक है, मेवात है, मेवाड़ है, मालवा है, मालवा मेवाड़, इन चीजों के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके, ये आपके मेडिवल के पार्ट थे मेन। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, गुप्त काल का प्रशासन पढ़ेंगे, मौर्य काल का प्रशासन पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे, मुगल काल का प्रशासन पढ़ेंगे। प्रशासन से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत प्रशासन, उसके बाद मुगल काल। दिल्ली सल्तनत से क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे, ददनी व्यवस्था क्या होती है, हुंडी क्या होती है, दस्तक क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में भी कवर करती है 11th-12th की, और ये क्वेश्चन हमारा सिलेबस भी कवर करता है कि दस्तक क्या होता है। दस्तक आपको पता है कि एक ऐसा अधिकार पत्र अंग्रेजों को दिया गया था, फ्रुक्सियर ने भी दिया था एक दस्तक अधिकार, पर जिससे कंपनी बिना टैक्स देकर अपना जो है प्रशासन कर, अपना व्यापार कर सकती है, बिना टैक्स देकर, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दस्तक अधिकार था, एक अधिकार था, ठीक है। हुंडी क्या आता है, हुंडी क्या होता है, हुंडी मतलब आपको कहीं जाना है और पैसे की जरूरत है, नीड है, और आप बहुत सारे पैसे लेके नहीं जा सकते, तो आप किसी सराफे पे, जो सराफे होते थे उस टाइम, सेठ सराफे,
तो वो आपको सिग्नेचर करके कुछ दे दिया करते थे। आपको वो चीज आगे दिखानी है जाके, भाई मेरे को ये दिया है, तो वो आपको पैसे दे देखते। बैंक का काम करती थी ये हुंडी व्यवस्था, कुछ कमीशन आपसे काट लिया जाता है। ददनी व्यवस्था क्या होती थी, भाई जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो पहले पैसे आपको दे दिए गए कि आप अपनी खेती कीजिए, बीज वगैरह खाद हम आपको देंगे, पर जो भी फसल होगी आप वो हमें दोगे। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से जो चीजें चली हुई थी, तो ये पूछी हुई थी स्क्रीनिंग एग्जाम में, ठीक है। मुगल काल आपको पता ही है, तो लास्ट वंश जो रहेगा आपका लोधी वंश रहता है ना, दिल्ली सल्तनत में लास्ट वंश है लोधी वंश रहेगा, और लोधी वंश के अंत के बाद मुगल काल आएगा, जिसमें जो स्थापना है वो बाबर करता है। बाबर के बाद आपको पता है हुमायूं है, हुमायूं के बाद अकबर है, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर आता है आपका लेटर मुगल काल, ठीक है। लेटर मुगल काल में क्या होगा, वो छोटे छोटे से जो शासक रहेंगे या बादशाह रहेंगे, जो छोटे छोटे काम करेंगे, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि अंतिम रूप से जो है जजिया कर किसने समाप्त किया, या फिर जो है फ्रुक्सियर के काल में क्या कुछ खास चीजें हुई, जहादार शाह के काल में क्या हुआ, बहादुर शाह के काल में क्या, अंतिम बहादुर शाह कौन था, अंग्रेजों ने किस बादशाह को गद्दी पर बैठाया, वो चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं लेटर मुगल्स में। नेक्स्ट चलेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है, विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन होगा। विदेशी कंपनी है जो भारत में आती है, ठीक है। तो पड़े डफ से हम ट्रिक से याद करते हैं, पड़े डफ्स, तो ये पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, डेनिश है, और आपके फ्रेंच है, और स्वेनिश है, तो स्वेडिश। तो ये जो हम मेन पढ़ते हैं इसमें अंग्रेज ही सबसे, अंग्रेज कंपनी ही सबसे उभर कर सामने आती है। इन सब कंपनियों के नाम हम पढ़ते हैं, किसको किस किस नाम से जाना जाता है, डच कंपनी किस नाम से जानी जाती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुर्तगाली कंपनी किस नाम से जानी जाती है, वो पढ़ेंगे। इनकी मुद्राएं क्या थी, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी कोचिंग, जो कोचिन होती है जिससे फैक्ट्री या एक तरह से फैक्ट्री जहां अपना सामान रखते थे, उद्योग, वो स्टार्ट किया। तो पूछ लेते भी डचों ने कहाँ स्टार्ट की, पुर्तगालियों ने कहाँ स्टार्ट की, इनके बीच अंग्रेजों के बीच किस किस के साथ युद्ध होता है, कौन कौन सा युद्ध होता है, वो याद करना होता है। उसके बाद बंगाल, अंग्रेज इन सबको हरा के एक सिस्टमैटिक तरीके से उभर के सामने आएगा। कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं, एक शक्ति के रूप में उभर के सामने कौन आ रहा है, अंग्रेज आ रहे हैं। फिर अंग्रेज ही चलेंगे अब 1947 तक, ठीक है। तो ये आपका बैटल ऑफ बक्सर होगा, बैटल ऑफ प्लासी, ये सब अंग्रेजों के साथ, बंगाल के नवाबों के साथ युद्ध होगा, और अंत में है इन्हीं का सिक्का भारी रहता है, ठीक है। और इनका जो युद्ध होगा मराठों के साथ भी होता है, मराठे भी पढ़ते हैं, सिख गुरु भी पढ़ते हैं, पेशवा है, रणजीत सिंह है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके जो मराठे हैं, सिख हैं, मराठे, ठीक है, सिख हैं, सिखों के बाद आपको पता है सिख गुरु, जब 10 गुरु हम पढ़ते हैं उसके बाद पेशवा आते हैं, और फिर रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह, ठीक है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद इन सब के बाद एक बहुत ज्यादा आक्रोश जनता के अंदर, क्योंकि ये सबके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सबके अंदर एक आक्रोश फैल जाता है, तो 1857 की क्रांति होती है। कौन सी क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। एक तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिहार का नेता 1857 में कौन था, तो कुंवर सिंह, ये था। दूसरा क्वेश्चन कोई बुक पूछी हुई थी इससे रिलेटेड, वीडी सावरकर की शायद बुक पूछी हुई थी, स्क्रीनिंग में वीडी सावरकर वाली जो बुक है वो पूछी हुई थी। उसके बाद एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन सी जो एजुकेशन है, किस तरीके से कौन से एक्ट में क्या क्या शुरू किया, 1 लाख रुपए कब स्टार्ट किए, प्राइमरी एजुकेशन कब स्टार्ट की, कॉलेज एजुकेशन कब स्टार्ट की, अंग्रेजी शिक्षा कब स्टार्ट की, अधोमुखी सिद्धांत क्या होता है, मैकाले का सिद्धांत क्या होता है, वो सारी चीजें हम इनके एजुकेशन में पढ़ते हैं। समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र अंग्रेजों ने भारत में कौन सा लागू, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्टार्ट हुई, भारत का पहला कौन सा था, अंग्रेजी पहला कौन सा था, हिंदी पहला कौन सा था, वो चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद 1885 में कांग्रेस पढ़ी जाएगी, कांग्रेस की स्थापना होती है, और उसके बाद 1905 तक इनका जो उग्रवादी और उदारवादी का जो भी चलता रहता है वो पढ़ेंगे हम। और उसके बाद एक्ट पढ़ते हैं, एक्ट सारे आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट है या आपका 1813 का एक्ट है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है, 1833 का एक्ट है, या 1935 अधिनियम है, वो सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल, ठीक है, और फ्रीडम मूवमेंट ये हम स्टार्ट कर देते हैं भाई आपका 1905 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। 1905 में, 1907 में फिर आपका क्या, यहाँ पे बंगाल विभाजन होगा और स्वदेशी आंदोलन चलेगा, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो ये मैं टॉपिक नहीं करा रही, आपको जस्ट बता रही हूँ कि आपको एक चीजें मिल जाए कि मैम इसके बाद कौन सा टॉपिक करना, ये करना या नहीं करना, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ये सारा मैटर आपको पढ़ना होता है। 1907,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सूरत अधिवेशन होगा, इनके बीच फूट पड़ जाएगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बंगाल विभाजन, ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा काकोरी कांड, और उसके बाद पूछा जाएगा आपसे खिलाफत आंदोलन। और ये आप सीरीज में लगाओ, ठीक है। तो ये आप सीरीज में कब लगा सकते हो? जब आपको ये पता हो कि काकोरी कांड कब होता है, खिलाफत आंदोलन कब होता है, मुस्लिम लीग कब की स्थापना कब होती है 1906, बंगाल विभाजन कब होता है 1905, ठीक है। तो ये चीजें आप स्टार्ट करोगे तो तभी तो आपको पता चलेगा। तो सबसे लास्ट में ये है काकोरी षड्यंत्र। तो ये चीजें हमें सिस्टमैटिक तरीके से पढ़नी होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वो आप 1905 से शुरू करोगे एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, और 1947 तक करोगे। बंगाल विभाजन हो रहा है, सूरत विभाजन हो रहा है, जब अंग्रेजों उन दोनों के बीच फूट पड़ जाती है, नहीं सॉरी, दोनों उसके कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी के बीच फूट पड़ जाती है, तो वो पूछा जाता है कई बार, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, गांधी युग कब आएगा, गांधी युग कब आता है, वो चीजें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन शुरू होगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होगा, ठीक है। उससे पहले रोलेट एक्ट आ जाएगा, और उसके बाद स्टार्ट क्या होती है, क्या चीजें कि चोरा चोरी घटना होती है। जब असहयोग आंदोलन होगा, एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से पूरे दौर पर चलेगा असहयोग आंदोलन, तो फिर क्या होगा, चोरा चोरी घटना हो जाएगी, चोरा चोरी, और वहां पे स्थगित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, और सब निंदा करते गांधी जी की इस बात को, गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। 1922 में फिर आपकी स्वराज पार्टी बनेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। 1929 में आपका लाहौर जो अधिवेशन है वो चलेगा, उसके बाद 1935 का अधिनियम चलेगा। उससे पहले आपके क्या गोलमेज सम्मेलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे हम 1935 के अधिनियम से पहले। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में होगा, तो वो एक फ्रीडम मूवमेंट में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत कब आएगा, और सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन कब चलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका कैबिनेट मिशन, ये सारी चीजें, फिर माउंटबेटन योजना, वो सारी चीजें हम एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। फिर भी जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री 1947 में भारत आजाद हो जाता है, तो वहां तक कंप्लीट नहीं होती, उससे आगे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1947 से 1964 तक का भारत, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक तो आपसे संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा रियासत, जो रियासत थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि वो 1947 से पहले ही रियासत भारत में मतलब मिला ली गई थी, पर जो भारत में नहीं मिल रही थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें। और दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, वो कौन रहे आपके? अंबेडकर। तो जो भी अंतरिम सरकार बनेगी ना, अंतरिम सरकार बनती है, जैसे 1946 में बनेगी, फिर उसके बाद फिर बनेगी सरकार, तो उन सरकार में जो जो पद दिए गए हैं, गृह मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन बनाया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन रहा, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। ये वाली है। विदेश नीति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका विदेश नीति है, गुट निरपेक्षता है, और शिमला समझौता है, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ये हम थोड़ी सी कवर करते हैं, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाती है। तो आप एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के टॉपिक रहेंगे। उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, साउथ हिस्ट्री हम साथ साथ ही पढ़ते हैं, आपको पता है। और साउथ हिस्ट्री मैंने आपको यूट्यूब पे भी करा रखी है। और साउथ हिस्ट्री जब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पढ़ते हैं, इन्हीं के बीच में साउथ हिस्ट्री मतलब पढ़ते हैं। साउथ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया स्क्रीनिंग एग्जाम में कि जो है विजयनगर की स्थापना किसने की? तो सभी को पता है हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की थी। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब विजयनगर की स्थापना हुई तब उस वक्त दिल्ली सल्तनत में किसका शासन चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है साउथ हिस्ट्री। और उसके बाद +1 +2 की एनसीईआरटी, जो बार बार मैं आपको बोलती हूँ, ये मत छोड़ना आप, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एस्टेट में भी, स्क्रीनिंग में भी आने के चांसेस बहुत रहते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड जो हिस्ट्री है, इसमें आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं? सबसे पहले टॉपिक सभ्यताएं पढ़नी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन तो हम पढ़ चुके होते हैं पहले ही, ठीक है। मिस्र की सभ्यता, क्रांति सारी पढ़नी होती है, चीनी क्रांति, फ्रांसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इंग्लैंड क्रांति, और उसके बाद वर्ल्ड वार, ठीक है। ये चीजें हैं। और ये आपका ओवरऑल सिलेबस है स्क्रीनिंग का। मैंने सारे टॉपिक आपको डिफाइन कर दिए।
आप अच्छे से पढ़ना। और अगर आपको इसका स्क्रीनिंग एग्जाम का कोर्स लेना है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। पूरा कंप्लीट एस्टेट का कोर्स भी है और पूरा कंप्लीट स्क्रीनिंग का कोर्स भी है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाया गया, प्लस आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो आई होप सब अच्छे से तैयारी करें अपनी स्क्रीनिंग एग्जाम की, और एक पैशन के साथ, एक जुनून के साथ बस हमें करना है, वो चीजें आपके मन में होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय बाय।